Hello, good morning. Dear Part 1 students, Political Science Honors. मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। आज उसी में आगे बढ़ते हुए सिलेबस के अनुसार वेलफेयर स्टेट के बारे में बताएंगे। राज्य के कार्य संबंधी वेलफेयर सिद्धांत, वेलफेयर थ्योरी। एक लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं और एक लोक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य हैं, उसका अवलोकन हम लोग करेंगे। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य का जो अर्थ है वह किसी राजनीतिक दर्शन से बंधा हुआ नहीं है, किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख सुविधाएं प्राप्त हो। वेलफेयर स्टेट में ऐसी व्यवस्था की कामना की जाती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हो। आज लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह विश्व के जितने भी देश हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसे स्वीकार करते हैं। चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो या साम्यवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था हो, सभी लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा करते हैं। उनके शासन का स्वरूप जैसा भी हो, किंतु वे सभी अपने अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रकट करने हेतु अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था स्थापित करना, न्याय संचालन एवं मुद्रा व्यवस्था के कार्यों को अनिवार्य रूप से करती है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावे नागरिकों की भलाई,
सुख, सुविधा और समृद्धि के अनेक कार्य वह करता है। लोक कल्याणकारी राज्य को कई विद्वानों ने कई प्रकार से परिभाषित करने का काम किए हैं। कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए T.W. केंट ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। लास्की कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसमें कि सबका सामूहिक रूप से हित हो सके। डॉक्टर अब्राहम कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है, धनवानों और निर्धनों के बीच अंतर को मिटाता है तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और उनके सुख समृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करता है जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है वह आधुनिक युग की ही धारणा है, ऐसा सही नहीं है। ऐसी धारणा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अति प्राचीन काल से समय समय पर सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में पाई जाती थी। प्राचीन भारत में राजा को प्रजापालक कहा जाता था। राजा या राज्य का जो प्रमुख कार्य था वह प्रजा का भलाई था। रामायण में वर्णित एक व्यवस्था के अनुसार लोक कल्याणकारी स्वरूप से प्रभावित होकर ही समय समय पर इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते रहते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों के ने भी राज्य को आदर्श और कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया है। आधुनिक युग में इस धारणा के उदय के भी कई कारण हैं। आधुनिक समय में इस अवधारणा के पनपने के पीछे, इस अवधारणा के सामने आने के पीछे भी कई प्रकार के कारण हैं। प्राचीन और मध्य युग में राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्श का स्वरूप जो है सिद्धांत व्यवहार में भी रहा है। वर्तमान में इस धारणा के उदय के कुछ विशेष कारण हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आने के पीछे सबसे पहला जो कारण है वह व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति तथा विचारधारा के प्रभाव से राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पश्चिमी जो देश है, वेस्टर्न जो कंट्री है, वह व्यक्तिवाद का
पोषक ज़्यादा होने के कारण, व्यक्तिवाद का समर्थन करने के कारण, व्यक्तिवादी होने के कारण राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में उन्मुक्त प्रतियोगिता बढ़ने लगी है। इसके फलस्वरूप पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण जो है श्रमिकों को और जो खेतिहर हैं उनको काफ़ी असमानताओं का सामना करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप उपनिवेश में भी साम्राज्यवादी शोषण जो है फैल गया है। इस व्यक्तिवादी प्रभाव के विरुद्ध वैचारिक और सामाजिक राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनहितकारी व्यवस्था का प्रचार प्रसार बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे समक्ष प्रकट हुई। इसके पीछे लोक कल्याणकारी राज्य की भावना पनपने के पीछे दूसरी जो कारण है समाजवादी विचारों तथा आंदोलनों का उदय है। समय बीतने के साथ समाजवादियों के द्वारा अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए और समाज में बराबरी का संदेश पहुंचाया गया। समाज में समानता की बात कही गई। समाजवादी व्यवस्था में जो मुख्य उद्देश्य था वह लोगों के सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करना और राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिक से अधिक विस्तार देना था। समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है वह समानता पर आधारित है और इसी समानता के अवधारणा ने लोक कल्याणकारी सर्वहारा के कल्याण के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई और इस प्रकार से है समाजवादी आंदोलनों ने लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को प्रबल किया। तीसरी जो कारण है लोक कल्याणकारी राज्य के पीछे वह लोकतंत्र का विकास है। समाजवादी आंदोलनों से पूर्व पाश्चात्य देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत उदारवादी लोकतंत्र विकसित हुए थे। इनके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु राज्य का उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता अधिक थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र तथा समाजवाद को राज्य के आधारभूत सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया और संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की भी घोषणा की गई है। नंबर 4 जो कारण है वह अंतर्राष्ट्रीयता का विकास है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक विस्तार के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में जनमानस की राजनीतिक चेतना में काफ़ी विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों में दूरियां कम गई और ऐसी योजनाएं बनाने लगे जिनके द्वारा जनता जो है भौतिक उत्पादन बढ़ाकर जनता को खुशहाली को सुनिश्चित कर सके और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने निर्यात को और भी बढ़ा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके विभिन्न अभिकरण जन कल्याण की अनेक नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहे हैं और राज्यों को
जनहितकारी योजनाएं लागू करने के लिए ऋण और सहायता देते रहते हैं। इस प्रकार से ये सारे कारण लोक कल्याणकारी राज्य की पनपने के पीछे प्रमुख भूमिका निभाए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में राज्यों के कार्यों का भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, जिसको भी हम लोग को समझना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य है वह आत्मरक्षा संबंधी कार्य है। इसके अंतर्गत वह कार्य आते हैं जो राज्य की प्रभुसत्ता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिए कभी कभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों से भी सहायता या शस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का आश्रय लेना पड़ता है, जो अचानक दूसरे राष्ट्र द्वारा आक्रमण किए जाने के स्थिति में युद्ध विराम तथा अन्य कार्यवाही द्वारा राष्ट्रों को युद्ध का सहारा लेने से रोका जा सके। राज्य सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी कल्याण के कार्य को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य के जो दूसरा कार्य है वह सार्वजनिक विधि और न्याय व्यवस्था है। यानी कि जो भी कानून बने वह सभी के लिए समान हो, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और न्याय का जो व्यवस्था है वह सभी के लिए बराबर हो। न्यायिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष या व्यक्ति विशेष के ओर ध्यान न देकर केवल न्याय विधि के अनुसार न्याय करने की आशा की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों का भी बंटवारा किया गया है। प्रशासनिक कार्यों की भी एक रूपरेखा खींची गई है। राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करना जो है राज्य सरकार का दायित्व है। इसके अंतर्गत विधि व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था सरकार के विधायी तथा न्यायिक अंगों द्वारा की जाती है। सरकार की कार्यपालिका अंग को ही सामान्यतः सरकार कहा जाता है। इस अंग का कार्य व्यापक होता है। राज्य की प्रधान कार्यपालिका के अधीन एक विशाल तथा जटिल प्रकृति का संगठन राज्य के प्रशासनिक कार्यों में निरंतर कार्यरत रहता है। अतः राज्य को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हो। न्याय की भांति प्रशासन तंत्र से प्राप्त होने वाली सुविधाओं में भी विलंब जन कल्याण के विरुद्ध एक अभिशाप है। स्वच्छ तथा सुस्त प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे उत्तम लक्षण है। प्रशासन स्वच्छ होना चाहिए और न्यायिक व्यवस्था न्याय जो है लोगों को त्वरित मिलना चाहिए। न्याय जो है लोगों को जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की जो चौथा विशेषता और चौथा कार्य है वह है नियोजन संबंधी कार्य। लोक कल्याण के कोई भी कार्य बिना समुचित योजना के सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकते हैं। नियोजन का आशय यह है कि जनहित के कार्यों के संबंध में एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए पूर्व योजना बना ली जाए। उसमें वरीयता क्रम को निर्धारित करके प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं।
यानी कि राज्य को जितने भी कार्य करना है उसकी एक सूची बनानी जरूरी है और उस सूची के अनुसार कार्यों का बंटवारा जो है किया जाना चाहिए। यानी कि प्लानिंग के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्लानिंग के साथ बनाए गए नियमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्ण करने के लिए वित्तीय एवं अन्य साधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसको जो पूर्ण करने के लिए रुपये और पैसे की जो आवश्यकता पड़ती है और जो अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसकी भी व्यवस्था जो है राज्य को करनी चाहिए। समाजवादी राज्यों में ऐसा नियोजन 5 या 7 वर्षीय योजनाओं का निर्माण करके किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो विकास है और लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्थायित्व है वह उसके कार्यों पर ही निर्भर करती है, उसके कार्यों पर ही निर्भर करती है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को अनेक विद्वानों ने और भी विस्तार पूर्वक से परिभाषित करने का काम किया है, जिसका भी अवलोकन करना आवश्यक है। इसमें आगे जो इनके लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं वह सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य हैं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है राज्य की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था नहीं है, ये तो राज्य को करना ही पड़ता है, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य में समाज का यह दायित्व है कि वह अपनी सत्ता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अकाल, महामारी, अन्य दैवी प्रकोपों, बीमारी, अपंगता, वृद्धावस्था, असामयिक आपात आदि के दुष्परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। आत्मसुरक्षा और ये तो सब चीज़ें होती रहती है। सबसे ज़रूरी है लोक कल्याणकारी राज्य में कि अकाल के समय, महामारी के समय, दैवी आपदा के समय, जैसे अभी हमारा भारत जो है एक महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 नामक वायरस से परेशान है। इस स्थिति में राज्यों के लोक कल्याणकारी राज्यों की जो दायित्व है वह काफ़ी बढ़ जाता है। बीमार लोगों की सामाजिक सुरक्षा देना, अपंगता, जिनका अंग भंग है, हाथ से लाचार हैं, पैर से लाचार हैं, आँख नहीं है, तो इस तरह के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जन स्वास्थ्य की सुविधाओं को देना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, वृद्धावस्था पेंशन जो एक निश्चित आयु के बाद दी जाती है वृद्ध नागरिकों को जो दिया जाता है वृद्धावस्था पेंशन, और काम की जो गारंटी दिया जाता है, ये सभी जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये भी राज्य के ही, लोक कल्याणकारी राज्य के ही काम है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना भी लोक कल्याणकारी राज्य की एक आवश्यक स्थिति बन गई है। परिवार कल्याण योजनाएं इस दिशा में आवश्यक कदम है। लोक कल्याणकारी राज्य के जो और भी कार्य हैं वह है अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। जन व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र तथा आवास सरलता से प्राप्त हो सके।
यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, कि लोगों के भोजन, वस्त्र और आवास की जो आवश्यकता है उसको सरलता से पूर्ति किया जा सके। इसके लिए राज्य को बेरोजगारी का अंत करना, रोजगार में लगे व्यक्तियों को समुचित वेतन दिया जाना और रोजगार की सुरक्षा तथा न्यूनतम वेतन की गारंटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। राज्य में व्यवस्था का नियमन इस रूप में होना चाहिए कि रोजगार में न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के बीच भारी अंतर न हो, यानी कि आर्थिक रूप से सभी सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा की जाती है। राज्य को आयात निर्यात का नियमन इस रूप में करना पड़ेगा कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों का मुंह न ताकना पड़े। राज्य में खाद्य पदार्थों के अधिकाधिक उत्पादन की व्यवस्था आवश्यक है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी पर्याप्त मात्रा में उपज सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य को जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, उन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाना, उन चीज़ों को भी रोकना एक लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व बन जाता है। सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना व्यक्ति एवं समाज के जीवन को सुखी और सभ्य तथा सुगम बनाना भी राज्य का जनहितकारी कदम है। सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता के लिए अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें व्यक्ति या छोटा सा समूह अपने लिए नहीं जुटा सकता। इनके अंतर्गत यातायात तथा परिवहन, संचार साधन, सड़कों तथा पुलों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि शामिल है। वर्तमान में जीवन को सुविधाजनक बनाने तथा आराम से व्यतीत करने के लिए नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने अनेक खोज किए हैं और इन खोजों को भी एक लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाना चाहिए। राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो जनता को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उच्च शोध संस्थानों की व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, सार्वजनिक बैंकों से विभिन्न रोजगारों के लिए ऋण की व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षणों की व्यवस्था, टेक्निकल जो ट्रेनिंग है उसकी भी व्यवस्था आदि जो ऐसी सुविधाएं हैं जिससे राज्य को अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना चाहिए। जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इन क्रियाकलापों का संपादन जो है राज्य के लिए आवश्यक है। जनता के जीवन स्तर को उच्चतर बनाना यह भी एक राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को उच्चतर बनाना भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। इस हेतु राज्य की ओर से व्यक्तियों को विविध प्रकार की सहायता जो है, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आदि देने का प्रयास करना पड़ता है। राष्ट्रीय औसत आय में वृद्धि कराने के लिए राज्य को सदैव जागरूक रहना पड़ता है। वैदेशिक संबंध भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के गुण को दर्शाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय जगत का आदर्श शांति तथा सहयोग और
लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाना भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। इस तथ्य को स्पष्ट इस तरह से किया जा सकता है कि हमारा देश और हमारे नागरिकों का जो हित है वह किस प्रकार के फॉरेन पॉलिसी से सुधर सकता है, फॉरेन पॉलिसी से सुदृढ़ हो सकता है, किस प्रकार के वैदेशिक संबंधों से हमारे नीतियों को मजबूती मिल सकती है और जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इसका भी ख्याल रखना एक लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है। राजनीतिक कार्य भी है। लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र जनता की राजनीतिक चेतना का विकास तथा विस्तार करती है। लोकतंत्र जनता के राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करती है। उसको बताती है कि आपके क्या राजनीतिक अधिकार हैं, आपको किन किन राजनीतिक अधिकारों को दिया गया है और आपको इसको किस प्रकार से लाभ उठाना है। ये सारा जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। राज्य के लोक कल्याणकारी आदर्श जनता में राज्य के प्रति विश्वास तथा निष्ठा की अभिवृद्धि करने में सहायता देते हैं। अतः राज्य को जनता के मौलिक अधिकारों की घोषणा करनी चाहिए तथा उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। राज्य को मौलिक अधिकारों की घोषणा करनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर करना चाहिए और उसके सुरक्षा की भी गारंटी दिया जाना चाहिए। राज्य की सरकार को विरोधी पक्षों को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो अपोजिशन है उसको दबाने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि विचार अभिव्यक्ति की तथा प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगों के जो विचार करने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रेस जो मीडिया है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे सरकार को अपनी भूलों को सुधार करने का लाभ प्राप्त होता है। जब मीडिया किसी खामी की ओर, किसी समस्या की ओर इंगित करती है, किसी समस्या को और किसी खामी को उजागर करती है, तो राज्य को जो है अपने इन भूलों को सुधार करने का मौका मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य को प्रचुर साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें राज्य विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए करों से प्राप्त करता है। यदि जनता को यह आभास होता है कि जो जनता अगर यह समझती है कि वह जो टैक्स दे रही है वह जन कल्याणकारी, उसका उपयोग जो है राज्य जो है जन कल्याण के लिए कर रही है, तब तो ठीक है। अगर जनता को ऐसा लगता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, हमसे जो कर लिया जा रहा है, उसका उपयोग जो है जनता के कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो वह इसका विरोध भी कर सकती है। साथ ही यदि सार्वजनिक वित्त की ईमानदारी से सार्वजनिक हित में ही प्रयोग किए जाने के विषय में जनता आश्वस्त रहती है, तो इससे राज्य तथा सरकार के प्रति जन निष्ठा बनी रहने के से राज्य की शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। अगर जनता को यह विश्वास हो जाती है कि जो सार्वजनिक पैसा है, जो सरकार के पास जो
लोगों का सार्वजनिक पैसा रखा हुआ सार्वजनिक वित्त है, उसका ईमानदारी से सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा रहा है, तब जनता आश्वस्त रहती है कि इससे हमारा कल्याण निश्चित है। और तब जो है सरकार के प्रति, राज्य के प्रति लोगों की जो निष्ठा है, लोगों का जो विश्वास है, वह बना हुआ रहता है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राज्य के कार्य संचालन का जो है एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है। प्रायः सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हैं। भारत में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत के संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें इस बात का स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। भारतीय एवं प्रांतीय सरकारों के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के लोक कल्याणकारी स्वरूप को मूर्त रूप देने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी भी आर्थिक सुरक्षा, बेरोजगारी का अंत, अनिवार्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों तक पहुंचना एक लंबी यात्रा है। हालांकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कई फायदे हैं। यह व्यक्तिगत स्वाधीनता को समाप्त कर देती है और सामूहिक कल्याण को भावना को मजबूती देती है। आज कोई भी देश यह नहीं कह सकता है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट से अलग है। क्योंकि जनता आज काफ़ी जागरूक हो चुकी है, वह अपने हक को जानती है, वह अपने अधिकारों को जानती है। इसीलिए सभी राज्य जो है एक ही भावना से ओतप्रोत है कि लोगों का जो कल्याण है वह अधिक से अधिक किस प्रकार से किया जा सके, लोगों को अधिक से अधिक किस प्रकार से अनेक प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा सके। और इसी लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का ही यह परिणाम है कि सरकार की कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं, ऐसी भी योजनाएं हैं जो निःशुल्क क्रियान्वित की जाती है। जैसे विद्यालयों की व्यवस्था, उसमें बगैर फीस के राज्य के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसमें सरकार को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। यह भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की निशानी है। जन स्वास्थ्य के लिए भी सरकार कई काम करती है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करना और उसमें दवाइयों की व्यवस्था करना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, जांच संबंधी उपकरणों की व्यवस्था करना, निःशुल्क की व्यवस्था करना, ये सारे जो हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ही संभव है। और यह एक लोक कल्याणकारी राज्य के भावना को ही दर्शाता है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें सरकार जो है बिना भेदभाव के और बिना लाभ के उन कार्यों को करने का काम करती है। और यह जो है पूर्ण रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य ही ऐसा कर सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज का जो राज्य है वह अपने को लोक कल्याण की भावना से विमुख नहीं कर सकता है और लोक कल्याणकारी राज्य में ही
लोगों की आवश्यकताएं और उनके सुख सुविधाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। थैंक्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को इसके अंतर्गत।